कृष्ण का जीवन देखें अगर, कि अब मोस्टली आजकल लोगों में क्या होता है कि क्या होता है गीता पढ़ने से, 4 पन्ने ही तो हैं, सिर्फ कुछ श्लोक ही तो हैं, कोई भी पढ़ सकता है, ABCD पढ़ लो चाहे वो श्लोक पढ़ लो, बात बराबर है। ज़्यादातर एंग्जाइटी से रिलेटेड जो मेंटल इलनेस है वो बढ़ती जा रही है। जी लेकिन अगर हम 10 साल पहले जाएं, अगर हम 15 साल पहले जाएं, 20 साल, 100 साल, जी तो हम पाएंगे तब इतनी समस्याएं नहीं थी। दोस्तों, आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं इंडियन साइकोलॉजी के बारे में, कि जो हमारी इंडियन साइकोलॉजी है, हमारे लोगों की मानसिकता कैसी है, लाइफस्टाइल कैसा है, कैसा था, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें ऐसी होती थीं जिससे हम प्रिकॉशंस रखते थे, किसके प्रति, मेंटल इलनेस के प्रति, एंग्जाइटी के प्रति, डिप्रेशन के प्रति, उन चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं आज। दोस्तों, आपका स्वागत है अब्रेनो कॉन्शियस चैनल पर। और आज जो हमारे साथ पर्सनालिटी हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हमारे साथ हैं पौरुष सर, और जो पौरुष सर हैं उनकी PhD चल रही है साइकोलॉजी में। और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि सर के साथ मैं पर्सनली बैठा हूँ और मैंने बातचीत की है और मैंने सेंस किया है कि सर को साइकोलॉजी की फील्ड में बहुत ही गहन नॉलेज है। साथ में सर एडोलेसेंट्स के जो केसेस होते हैं, साइकोलॉजिकल केसेस होते हैं, क्लिनिकल केसेस होते हैं, वो भी डील करते हैं। तो चलिए सर से बात करते हैं। तो पौरुष सर, जी सबसे पहला प्रश्न जो मेरा है आपसे, कि आपने साइकोलॉजी फील्ड क्यों चुनी? ऐसा क्या हुआ कि आपने फील्ड चुनी? जी रमन जी, देखिए सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी फील्ड मैंने क्यों चूज़ की है, इसका मैं कुछ ऐसा जवाब देना चाहूँगा कि इन जनरल हम देख रहे हैं कि इस वाले समाज में, इस मॉडर्न सोसाइटी में एक वर्ड दिया गया है कि आजकल की मॉडर्न बीमारियां जो चलने लगी हैं, जी। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो हमारे हमको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं इन जनरल हमारी लाइफ में, जो वो बहुत छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट एक लेवल पे जाके बड़े बनते हैं और फिर हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो इन जनरल एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, काफ़ी बार फैमिलीज़ में डिस्टर्बेंसेस होने लगे हैं, तो इस वजह से बचपन से लेके कैसा हमारा जीवन रहे और कैसे हम खुद को स्टेबल करते हुए आगे हमारे जो हमारा क्षेत्र रहेगा, जो फील्ड रहेगी, उसमें काम करें इफ़ेक्टिवली, इसके लिए मैंने साइकोलॉजी को चूज़ किया है। जी दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। पौरुष सर की एज अभी बस 24 है, और इतनी यंग एज में, 24 की एज में सर PhD कर रहे हैं। तो सर, इतना कॉन्फिडेंस और इतनी कम एज में आप PhD कर रहे हैं, तो मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, ये रेगुलरिटी कैसे? जी, तो जैसा कि आपने पूछा कि इतनी यंग एज में और इतनी जल्दी PhD का कैसे रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कृष्णा की जो फिलॉसफी है उससे मैं बचपन से बहुत अधिक प्रभावित रहा हूँ, क्योंकि बचपन से लेके उन्होंने भी और अपनी बहुत यंग एज तक एक निरंतर गति से कार्य करे, और जब उन्होंने उनमें निरंतरता रखी, कंटिन्यूटी उन्होंने बनाए रखी, तो एक बहुत यंग एज पे उन्होंने भी बहुत कुछ अचीव किया। तो एज इट इज़ उनके पद चिन्हों पर चलते हुए ही मैं यहाँ तक आया हूँ और उनको समझने की कोशिश करते हुए मैंने ये सारे काम किए हैं। जी जी सर। सर, अब मेरा एक प्रश्न है जो काफ़ी समय से मेरे दिमाग में है, हालांकि उस पर हमने बात भी की थी, तो मैं चाहता हूँ कि वो बात हम अपने दर्शकों के सामने रखें। जी बिल्कुल। सर, अगर हम देखें, अब डिप्रेशन, एंग्जाइटी और जितनी भी हमारी मेंटल इलनेस है, ज़्यादातर एंग्जाइटी से रिलेटेड जो मेंटल इलनेस है वो बढ़ती जा रही है। जी लेकिन अगर हम 10 साल पहले जाएं, अगर हम 15 साल पहले जाएं, 20 साल, 100 साल, तो हम पाएंगे तब इतनी समस्याएं नहीं थी। जी तो ऐसा क्या था हमारे भारतीय सभ्यता में, ऐसा क्या था हमारे इंडियन कल्चर में, कल्चर का मतलब हमारे वे ऑफ लिविंग में ऐसा क्या था जी कि वो चीज़ें हम तब हमने फेस की ही नहीं, हम उन चीज़ों से सुरक्षित रहे? बताइए सर। जी नमन जी, देखिए जैसा कि
हमने इन जनरल शायद हम सेम एज के ही हैं लगभग, और साथ में ही बचपन भी हमने एक ही एनवायरनमेंट का लगभग देखा है। हो सकता है कुछ चेंजेस रहे हैं, बट अभी की आप जो पूछ रहे हैं कि ये जो समस्याएं अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं, इनका कारण ये हो सकता है। देखिए, बचपन में अपने साथ क्या होता था रमन जी, कि अपन छोटे थे, थोड़े बड़े हुए तो गेट से बाहर निकलने की अपनी इच्छा होती थी। गेट खुला दिखा, हमें एनवायरनमेंट में जाना है, हमें नेचर के पास जाना है, हमें बाहर निकलना है, हमें मिट्टी में खेलना है, हमें मिट्टी से जुड़े रहना है। लेकिन वहीं आज हम देखेंगे तो आज की जो जनरेशन है वो मिट्टी में जाने की बजाय ये जो टेक्नोलॉजी है उसमें ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करती है, तो वो एनवायरनमेंट से कनेक्ट नहीं हो पा रही है जी। तो जब एनवायरनमेंट से हम, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, हमारे जो परिवार होते थे पहले, कुछ समय से पहले, जो जब तक ये चीज़ें इतनी हैवी नहीं थी भारतीय संस्कृति में, तो हमारे परिवार संयुक्त हुआ करते थे, जिसमें चाचा, ताऊ, ताई जी, चाची, भाई बहन, छोटे बड़े सब होते थे जी। तो किसी भी प्रकार की, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो बातें शेयर होती थी और 5 तरीके के समाधान निकल के आते थे। तो कोई भी समाधान उनमें से हम ले तो हमारी जो लाइफ थी बहुत सूदिंग हुआ करती थी, लोग हमें संभालने के लिए वहाँ हुआ करते थे। अभी परिवार एकल हो गए हैं, उसमें भी फिर हम सब जानते हैं कि जैसे टाइम के अकॉर्डिंग हमको आवश्यकता पड़ती है काम की भी, जॉब की भी, तो जब हम काम कर रहे हैं तो बच्चों को उतना अफेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो वो उस चीज़ से भटक कर और जो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ने लगे हैं नेचर से कट के, तो वो चीज़ उनके ऊपर इफेक्ट डाल रही है जी। और हम देख सकते हैं जैसे इन जनरल एक चीज़ और, कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट्स से बनी है, वी ऑल नो, कि अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, इन सारी चीज़ों से, और नेचर में भी सर यही सारी चीज़ें हैं। तो हम तो उन चीज़ों से कनेक्ट रहे हैं। हमारी जो पुरानी जनरेशन है वो उस एनवायरनमेंट में खेलती थी, कूदती थी, लेकिन आज की जनरेशन उस एनवायरनमेंट में नहीं जा पा रही है, तो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, और इंटरेक्शन नहीं है तो बच्चे के साथ में कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहा है जी। ये मैं समझता हूँ कि इसका एक कारण हो सकता है। तो मतलब सर ये कि पहले हम लोग टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा उसमें इंट्रोड्यूस्ड नहीं थे, क्योंकि तब टेक्नोलॉजी उस लेवल पे थी नहीं जी, है ना। जैसे हम देखेंगे नेटफ्लिक्स में भी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की है जिसका नाम है सोशल डायलेमा। उसमें भी बताया गया है कैसे सोशल मीडिया आपको प्रोन बना रहा है मेंटल इलनेस के प्रति। जी पौरुष सर, जैसा हम बात करें इंडियन साइकोलॉजी के बारे में, तो जैसे हमारे दादाजी जो हुआ करते थे, परदादा होते थे, हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, उनके जो डेली लाइफ स्टाइल होते थे ना, उसमें कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स देखने को मिलते थे। जैसे सुबह 4 से 5 के बीच उठना, पूरा गांव 4 से 5 के बीच उठ जाया करता था। सूरज की पहली रोशनी पड़ने से पहले ही सब लोग उठ जाया करते थे। उसके बाद पशुपालन की एक प्रथा थी, अगर पशुपालन नहीं तो फिर भी जैसे वहाँ के गांव के जानवर, आसपास के जानवर, उनको कुछ खाना डाल देना, चिड़ियों को दाना डाल देना, इस प्रकार की जो कन्वेंशन प्रथा थी वो चलती थी। तो क्या इन छोटे छोटे बिहेवियरल पैटर्न्स का कोई साइकोलॉजिकल रीज़न था? जी नमन जी, बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही वैलिड है, और ये बात भी सच है कि इन सारी चीज़ों का साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही अच्छा एक प्रभाव रहा है। वो कैसे रहा है, हम देख सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर प्रेम का एक भाव होता है जी, जो उसे अगर वह प्रेम का भाव उसे समय से और सही तरीके से मिलता है तो व्यक्ति अपने अंदर एक नए गुणों को अपने अंदर निखार के उभार के लाता है, उसके अंदर उभर के आते हैं जी, जी। तो जैसे कि हमारे यहाँ क्या हुआ था, हमारे पूर्वज सुबह उठ के और जल्दी उठ के उसके बाद में गाय के पास जाना, उसको रोटी खिलाना, उसको थोड़ी देर प्यार से सहलाना, ये सारे काम किया। मतलब वो उठते ही फीलिंग, एक इमोशन, प्रेम का वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं। यस एग्जैक्टली। तो ये तो हमने हमारे इमोशंस के आधार पे जाना कि बिल्कुल एक पशु है तो उसके साथ हमारा एक अटैचमेंट बन रहा है, तो हम उसे प्यार से दुलार रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। परंतु जैसा कि आपने कहा साइकोलॉजिकल आधार पर इसका क्या हो सकता है, तो हम देखेंगे कि जब भी हम गाय या बैल ऐसे प्राणी के साथ में हमारा इंटरेक्शन होता है
तो साइंटिफिक स्टडीज़ भी ये कहती हैं कि अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं, फिजिकली भी ये चीज़ें बहुत इफेक्टफुल होती हैं। जैसे कि आप गाय के ऊपर या बुल के ऊपर हाथ फेरेंगे 10-1 मिनट, तो आपको बीपी, हाइपरटेंशन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें बहुत ही कम होंगी या उनका क्योर हो जाएगा। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि हमारी सबकी बॉडी से साइंटिफिकली हम जानते हैं कि वेव्स रिलीज होती हैं, हमारा सबका एक ऑरा होता है जी। इसी तरह इस नेचर में रहने वाले लिविंग बींग्स का भी अपना ऑरा होता है। तो जब हम उनके कनेक्शन में आते हैं या फिर हमको उनको कुछ खिलाते हैं तो वो हमसे इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करने के साथ साथ हमारे अंदर के जो हॉर्मोन्स हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। तब जा कर के हमारी जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं वो स्टेबल रहती हैं। ये इसका एक रीज़न है। राइट। मतलब जो हमारे हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, ये बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। Exactly. और जब हम कोई काम उठते ही करते हैं तो उस वक्त जो हमारा एक तरीके से हम देखें अवस्था होती है, एक मेंटल अवस्था होती है, वो काफ़ी न्यूट्रल, हम कहेंगे न्यूट्रल होती है। बिल्कुल। तो उसमें जब हम शुरू में ही वो प्यार, अफेक्शन ऐड कर देंगे तो फिर हमारे पूरे दिन की जो अवस्था होने वाली है वो तो हमें पता ही है। बिल्कुल सर। जी दोस्तों, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर। एक बहुत मशहूर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर रहे जिनका नाम था डॉक्टर आर हॉकिंस, जिन्होंने बहुत मशहूर किताबें भी लिखी जैसे लेटिंग गो। वो बताते थे कि हालांकि वो ही नहीं, सिर्फ बहुत से लोग ऐसा बताते हैं, बहुत से साइकोलॉजिस्ट भी ऐसा बताते हैं कि जितने भी ज़्यादातर जो हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, खासकर एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, उनका जो बेस होता है वो होता है प्यार, लव। मतलब प्यार ना मिलना, लव ना मिलना, या फिर उस फ्लो में कुछ गड़बड़ी होना। जहाँ पर सर ने भी बहुत ही अच्छी बात बताई कि शुरू में ही जब अपनी आदतों में हम वो अफेक्शन ऐड कर रहे हैं, वो प्रेम ऐड कर रहे हैं, तो हमारा फिर जो मानसिक अवस्था होने वाली है उसका तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। जी बिल्कुल। एक्चुअल में हम ये देख सकते हैं कि एक ये सुबह जल्दी उठने का क्या रीज़न रहता था और रात को समय से सोने का क्या रीज़न रहता था। चलिए नमन जी, हम देखते हैं कि ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो नेचर है, ये अपने हिसाब से कार्य करता है जी। कहीं कहीं किसी ना किसी रीज़न से हम देखते हैं कि जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे अंदर ये 5 प्राकृतिक तत्व हैं जो इस नेचर में मिलते हैं, इनसे ही हम इंटरेक्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेचर अगर देखा जाए तो प्रॉपर हमारा सोने का जो सही समय होगा, अगर हम देखते हैं कि ये जो लिविंग बींग्स हैं, जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, जिन्हें बोलना भी नहीं आता, जो बेजुबान हैं, वो भी जानते हैं कि हमें सूर्य अस्त होने के पश्चात हमारे घर में जाना है एंड सूर्योदय के समय हमें हमारे काम के लिए निकलना है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि रात्रि को समय से सोने पे और सुबह 4-4:30 बजे सूर्योदय के समय जब हम उठते थे तो उस समय की जो किरणें होती हैं, सूर्य की मध्यम किरणें होती हैं, वो हमारे शरीर पर बहुत ही अधिक प्रभाव डालती हैं। जैसा कि विटामिन डी का सोर्स हम जो बोलते हैं ना, वो सुबह की जो पहली किरणें होती हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए होती। बिल्कुल। और सर एक चीज़ और यहाँ पे हम देखें, अगर बायोलॉजिकली भी देखें जी, तो अगर किसी इंसान का विटामिन डी या फिर B12 कम रहता है तो उस इंसान को, ऐसा प्रॉपरली फैक्ट है ये, उस इंसान के अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी या एंग्जाइटी इश्यूज बढ़ने लगते हैं। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सत्य बात है सर। आप कभी भी देखेंगे और आप जो भी व्यक्ति डिप्रेशन और एंजाइटी से ग्रसित है उसके अगर आप टेस्ट वगैरह देखेंगे तो लिटरली आप पाएंगे कि उनके अंदर विटामिन B12 और डी की कमी है। लेकिन जैसा कि हमारी बात चल रही है कि हमारे पूर्वजों में ऐसा क्यों नहीं था, क्योंकि पहली बात तो उनका खान पान सर बिल्कुल नेचुरल, हरी फल सब्जियां वगैरह खाना, ऑर्गेनिक चीज़ें जैसा कि आजकल हमको बहुत ही कम मिल पाती हैं। और दूसरा उनकी डेली की दिनचर्या, उनका रूटीन जो होता था वो निर्धारित होता था। सुबह इतने बजे उठना है, फिर ये काम करना है, फिर क्या क्या हमें करना है, वो सारी चीज़ें उनकी फिक्स रहती थी। तो उनकी मेंटल स्टेबिलिटी रहती थी, उनको अधिक फालतू चीज़ें सोचने का समय नहीं मिल पाता था। जी जी सर। अच्छा सर, मैं आपको कुछ एक चीज़ और बताना चाहूँगा जिनको कि आजकल हमारे इन जनरल लोगों में कहा जाता है कि ये क्या है, ये रूढ़िवादी चीज़ें हैं या कुछ इस तरीके से। जैसा कि आपने देखा होगा अपने गांव की तरफ कि
महिलाएं सुबह उठ के अपनी जो छाछ वाली बेलौनी की जो होती थी वो रही, उसे चलाया करती थी। हमारे यहाँ चाकी पीसने का काम हुआ करता था। गेहूं हमारे यहाँ मशीनरी की जगह हाथ से पीसा जाता था सर। तो इन चीज़ों का सर क्या रीज़न हुआ करता था कि जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो हमारी इतनी एक्टिव होती थी कि हमारे ब्रेन के जो वाइब्रेशंस हैं वो हमेशा चालू रहते थे। तो उसको डाउन होने का समय नहीं मिलता था, वो हमेशा एक स्टेबल लेवल पे होता था जी। तो शारीरिक क्रियाएं, फिर उसके साथ में गऊ को चारा डालना, उनके भोजन का प्रबंध करना, ठीक है। घर पे सुबह कोई व्यक्ति कहते हैं ना अपन, सुबह पहला व्यक्ति अगर हमारे घर कोई आया है दान लेने वाला तो उसे दान देना। तो ये चीज हमारे मन का जो भाव है उसे जगाती थी। और सर साइकोलॉजी क्या है? मन ही तो है, भाव ही तो है जिसे हम बदलते हैं और सही करते हैं। बिल्कुल, मतलब वो जो दान देने वाली बात है सर, वो मैं एक बात कहूँगा यहाँ पर, हमारे अंदर जो सबसे बड़ा डर होता है, जो साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ने बात निकाली भी है, वो होता है डी अटैचमेंट का, जो सबका बेस होता है, डी अटैचमेंट का डर। लेकिन उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें इसको धीरे एक न्यूट्रल वे में फेस भी करना होता है। तो जब हम किसी को दान दे रहे होते हैं तो एक तरीके से हम कुछ डी अटैच कर रहे हैं अपने अंदर से। बिल्कुल, वो जो फीलिंग है मेरा 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 वाली, जो काफ़ी सारे इश्यूज जनरेट करती है हमारे अंदर, वो उधर एक पॉइंट पे न्यूट्रलाइज हो रही है। बिल्कुल सर, जी सर। तो इसमें बिल्कुल आपका कहना सही है कि ये जो डिटैचमेंट वाला जो सिस्टम हमने जो देखा है और जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च बताती हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। इसमें कोई अच्छा एक चीज़ और हम देखेंगे, हम आज के दिनों पे भी सर ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जिन घरों में, जिन परिवारों में शाम के समय या कभी भी पूरे दिन में आधा घंटा या 1 घंटा पारिवारिक रूप से संवाद होता है, सभी लोग एक जगह बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उन घरों में आपको ऐसी जो इन जनरल समस्याएं हैं लाइक एंजाइटी, लाइक स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलेंगी सर। ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है। क्योंकि आप देखें हमारे मन में कोई भी चीज़ क्यों जनरेट, जैसे कि देख सकते हैं OCD जनरेट हुआ, जैसे कि देख सकते हैं एंजाइटी जनरेट हुई, तो कोई एक थॉट पैटर्न है जो बार बार हमको परेशान करता है जी। या फिर कोई हमारा ट्रॉमा होता है जो हमको बार बार परेशान करता है। बिल्कुल। एंड वो चीज़ क्या होती है कि हम किसी से शेयर नहीं कर पाए हैं। एंड आजकल के दिनों में हम देखते हैं मदर फादर दोनों जॉब पे रहते हैं, बच्चे को अफेक्शन नहीं मिल पाता है, बात अपनी किससे शेयर करेगा वो? तो किसी से बात शेयर ना करके वो अपना अधिकतर समय अपने फ़ोन में और आइसोलेशन में निकालेगा और एनवायरनमेंट के कनेक्शन में नहीं रहेगा। तो जब उसके मन की भावनाएं बाहर नहीं आएंगी तो उसके अंदर ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस और एंजाइटी जनरेट होने लगेगी। बिल्कुल। तो इसीलिए सर जो जिन परिवारों में शाम के समय संवाद होता है उन घरों में क्या देखने को मिलता है? बच्चा स्कूल से आया शाम के समय, पिताजी जॉब से आए हैं और माताजी अपने काम वगैरह से फ्री हुई हैं, और भी अगर घर में कोई बड़े भाई बहन है तो वो भी अपने अपने कार्य से फ्री होके आए हैं जी। अब जब वो संवाद करेंगे तो बातें निकलती हैं। जैसे अपन भी बात करते हैं कि सर देखो आज तो मम्मी मैं स्कूल में गया था, ये हुआ, ऐसा हुआ, मैंने ये किया, मैं वहाँ खेला, उससे मेरी लड़ाई हुई, उससे मेरी अच्छी बात हुई। ऐसे ही पिताजी आएंगे तो अच्छा जॉब पे ऐसा था, आज वो ऑफिसर आया, आज यूँ हुआ। तो मन की सारी बातें उस पूरे जो 10-20 मिनट 1 घंटे की, आधा घंटे की कन्वर्सेशन होती है उसमें निकल के आती हैं। तो बच्चों का अपने माँ बाप के प्रति भरोसा डेवलप होता है और एक जो बातें हम शेयर कर रहे हैं उससे हमारा मन भी हल्का होता है। तो ये एक प्रभाव है कि पहले के परिवारों में और अब के परिवारों में इतना अंतर मेंटल स्टेबिलिटी में क्यों देखा जाता है। सर मैं इंडियन भारतीय कल्चर से और हिंदू कल्चर से ही एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी। मैंने खुद भी सुना है, हालांकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है, बट इसका उत्तर मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहता हूँ क्योंकि आप मुझे बिल्कुल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देंगे जी। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं अगर आपको असली साइकोलॉजी समझनी है या फिर आपको अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी एंग्जाइटी, अपना डिप्रेशन हटाना है तो आपको भगवद गीता पढ़नी चाहिए। और ऐसी कई किताबें भी हैं जैसे पेरेनियल साइकोलॉजी ऑफ भगवद गीता बाय स्वामी राम। कई साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने भी भगवद गीता की एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी है। ऐसा क्यों है सर?
चलिए, वैसे आपने मेरे मन का ये सवाल यहाँ पे आकर ला कर रखा है जो मैं बहुत दिन से अपने जो ऑडियंस है उनसे शेयर करना चाहता था, और आज मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए सर, हम देखते हैं। जैसा कि हम कृष्ण का जीवन देखें अगर, कि अब मोस्टली आजकल लोगों में क्या होता है कि क्या होता है गीता पढ़ने से, 4 पन्ने ही तो हैं, सिर्फ कुछ श्लोक ही तो हैं, कोई भी पढ़ सकता है, ABCD पढ़ लो चाहे वो श्लोक पढ़ लो, बात बराबर है। लेकिन अगर हम कृष्ण के चरित्र का अध्ययन कर, अच्छा सबसे पहले तो ये कि कोई भी बच्चा कोई भी चीज़, हमने कुछ भी सीखा तो कहाँ से सीखा, हमारे माता पिता के आधार पर, उनके अनुभवों के आधार पर जी। तो इसी तरह अगर हम कृष्ण का जीवन और चरित्र अगर हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि बचपन से ही जब उनका जन्म हुआ तो कारागार में हुआ। इस दुनिया में ऐसा कौन सा बच्चा है सर जिसका जन्म कारागार में होने के बाद भी वो राजा बनेगा। उसके बाद में उसे वहाँ से विस्थापित किया गया, उफनती हुई नदी में से उन्हें पार कराया गया। सर एक दिन का बच्चा इतने संकटों के बीच से गुजर रहा है। जब वो वहाँ अपने घर पहुँचे हैं, वहाँ भी अपन जैसे बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, कहानियाँ देखते हैं, तो तरह तरह के लोगों ने जैसे कि राक्षस या डेमन्स अपन को कह सकते हैं, उनको क्षति पहुँचाने के लिए आए, लेकिन उन्होंने उन पर भी विजय प्राप्त की। यानी कि एक संघर्षमय उनका जीवन चला, लेकिन उन संघर्ष में जीवन को जीते हुए भी वो हमेशा खुश रहे और उस पॉजिटिविटी के साथ में उन्होंने कार्य किया। तो ये जो उनका अनुभव है ये हमें गीता के सार में देखने को मिलता है, किस तरह से इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए भी हम जीवन में सुखदायी और प्रसन्नता पूर्वक रह सकते हैं। ये उनके अनुभव हैं। फिर हम देखते हैं कि कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था गीता का, वो सर क्या दिया था। ऐसा तो नहीं था कि कृष्ण ने कोई PhD करी हो, कहीं से कुछ पढ़ के आए हों वो, या फिर हो कि उनको क्लास 1 से ही जैसे यहाँ अपने यहाँ ABCD सिखाते हैं ऐसे उनको कुछ सिखाया गया हो, नहीं। उनके अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने बताया, जैसे कि आपने कहा सर डिटैचमेंट थ्योरी, सारी चीज़ प्रेम से ही शुरू होती है और प्रेम पर ही ख़त्म होती है। तो कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन को भी यही बताया कि आपके सामने जो लोग हैं, आपको लगता है कि आप प्रेम में हैं, परंतु आप उनसे डिटैच तो होकर देखिए। तो इसी तरह से हमारे दैनिक जीवन में जो सामने आने वाली चुनौतियां हैं उन्हें हम अपना मानकर बैठे हैं, जैसे कि अर्जुन सामने अपने चाचा ताऊओं को अपना मानकर बैठा था और उनसे लड़ नहीं पा रहा था। तो इसी तरह से हम उन चुनौतियों को अपना मानकर बैठे हैं और उनसे हम लड़ नहीं पा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ये तो मेरी है, मैं इसे कैसे हटा दूं। तो जो कैसे हटा दूं वाला जो शब्द है, इसको गीता में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं सर कि किस तरह से हमारे जीवन को इतने संघर्षपूर्ण होते हुए भी हम आराम से जी सकते हैं, ये गीता में बताया गया है। अब यहाँ पर आपका जो दूसरा क्वेश्चन था जो इम्पोर्टेंट था कि सर साइंटिफिक तरीके से हम क्या देख सकते हैं गीता के अंदर कि वहाँ से साइकोलॉजी कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। अच्छा देखिए, इन जनरल साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, आजकल जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं, वो क्या चीज़ देखते हैं हमारे अंदर, हमारी पर्सनालिटी, हमारे गुण, हमारा चरित्र, इनके आधार पर ही वो अंदाज़ा लगाते हैं और हमारा जो भी हमारी जो समस्या है उससे संबंधित सुझाव निकालते हैं और उसका समाधान निकालते हैं जी। तो इसी तरह जब आप गीता पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि व्यक्ति के मुख्य रूप से 3 गुण होते हैं सर, सत, रज और तम। तो इसमें जो सात्विक गुणों वाला व्यक्ति होता है उसे हम देख सकते हैं कि बहुत सुलझा हुआ आपको मिलेगा, बहुत शांत मिलेगा और बहुत ही अच्छे विचार उस व्यक्ति के होंगे, बहुत ही पॉजिटिविटी उनके अंदर हमको देखने को मिलेगी। इसी तरह जब हम थोड़े राजसी गुणों पे आएंगे तो हम जानेंगे कि उनमें सात्विकता थोड़ी कम और हल्के से तामसिक गुण उनके अंदर आते हैं, जैसे कि हल्का क्रोध उनके अंदर मिलेगा, थोड़ी सी निगेटिविटी आपको उनके अंदर देखने को मिलेगी। एंड तीसरे नंबर पे जब आएंगे हम तमस पे, तो हम जानते हैं कि जैसे कि आजकल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो लोग कर रहे हैं, आपराधिक प्रवृत्ति जिनकी होती है, उन लोगों को हम तामसिक प्रवृत्ति में रखते हैं। तो ये 3 जो गुण हैं, ये इंडिविजुअल, ये व्यक्ति की सिर्फ 3 ही पर्सनैलिटी होती हैं जो हम जानते हैं और देखने को मिलती हैं। बाकी चीज़ें इनसे ही कनेक्ट होके निकलने लगती हैं। ये इसका एक साइंटिफिक रीज़न है कि क्यों गीता में साइकोलॉजी को महत्व दिया गया है।
और उन्हीं गुणों के आधार पर गीता में बताया गया है कि किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से कार्य करना चाहिए कि आपका मन सात्विक रहे और आप प्रसन्नतापूर्वक जीवन जी सकें। सर, जो आपने ये 3 गुण बताए जो गीता में हैं, इसमें एक आपने बताया सत, एक रज और एक आपने बताया तम। तो ये तीनों गुण असल में बनते कैसे हैं? क्या इनका कोई रिलेशन खाने पीने से होता है या किस चीज़ों से होता है? जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत ही वैलिड और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका है। हम देख सकते हैं कि अच्छा, खान पान भी पहली एक सीढ़ी है हमारे मन को प्रसन्नचित रखने की और अच्छा रखने की, हमारे भावों को अच्छा रखने की। जैसे कि आप जानेंगे, हम देखेंगे, हम कुछ अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अगर हमें डिप्रेशन और एंजाइटी कुछ है तो समस्या हमारी फीलिंग्स से रिलेटेड, हमारी थॉट्स से रिलेटेड, लेकिन कमी हमको बायोलॉजिकली दिख रही है विटामिन B12 और डी की जी। यानी कि फिजिकली भी किसी ना किसी चीज़ में डेफिशिएंसी हमारे अंदर है। तो इन जनरल आप देखेंगे जो व्यक्ति सात्विक होते हैं उनका भोजन बहुत मध्यम प्रकार का होगा, जैसे कि मसाले टाइप चीज़ें उनके अंदर कम होंगी, बहुत ही सात्विक यानी कि कह सकते हैं कि फलाहार हो गया, बहुत ही कम मसाले की चीज़ें हो गई, इस तरह का उनका खान पान रहता है। तो उनसे उनके शरीर के अंदर जितने भी पदार्थ जा रहे हैं वो अपना अपना एक पार्ट निभाते हैं सर। अब जैसे कि आप राजसी लोगों में देखेंगे, अच्छा आपने सर एक चीज़ और हमारे यहाँ सुनी होगी साधु संतों से इनसे कि बेटा लहसुन प्याज का आपको उपभोग नहीं करना चाहिए या ऐसी चीज़ों का आपको उपभोग नहीं करना चाहिए। तो सर इसके पीछे भी कुछ तर्क होते हैं, जैसे कि हम जान सकते हैं, आप देखेंगे वो गर्म तत्व हैं, वो पदार्थ गर्म है। लहसुन हम देखेंगे सर बहुत गर्म तत्व के अंदर आता है। तो जब वह हमारी बॉडी में अंदर जाएगा और हमारे अंदर हमारी बॉडी में जाके जब वो इंटरेक्ट करेगा, वो जब किन्हीं पार्ट्स में टूटेगा, विभाजित होगा, तो जो उसका जो गर्म तत्व है, जो उसका गुण है एक्चुअल में, वो भी हमारे अंदर निकल के आएगा, हमको देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि जितनी भी, अच्छा आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे, मोस्टली जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो हैवी जो लोग होते हैं, जो हाईली क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में होते हैं, उनके खान पान में भी आप अंतर देखेंगे। और एक जो सात्विक व्यक्ति होता है, जो कह सकते हैं कि अपन जो समाज का भला सोचता है, शांत रहता है, भला, बिल्कुल सर जी, जो तो उनके खान पान में आपको दिन रात का अंतर देखने को मिलेगा। जो हाईली क्रिमिनलाइज, जो क्रिमिनल एक्टिविटी वाला व्यक्ति है, उसके खान पान में गर्म पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में होंगे, जैसे कि लहसुन, प्याज और अपने अपन कह सकते हैं नॉन वेजिटेरियन चीज़ें भी जो होती हैं, इनको अपन देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जो व्यक्ति शांत होगा, सात्विक होगा, उसके देखेंगे कि आप वह एकदम संतुलित आहार करता है, बहुत थोड़ी सलाद वगैरह लेगा, बहुत अपने ध्यान से दाल वगैरह, बहुत कम मसालों का सेवन करेगा। तो आप इनके नेचर में भी फ़र्क देख पाएंगे। सर आपने जो बातें बताई ना, ये सच में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और ख़ासकर हम जैसे यंग लोगों के लिए, तो जो अभी अपना फ्यूचर शेप करने जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ और भी पॉडकास्ट करें, लेकिन अभी थोड़ा समय की वजह से आज हम ये पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन मैं सर से दोबारा निवेदन करूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सर एक सेशन और होगा हमारा। जी बिल्कुल, ज़रूर, आपके साथ में ये काम करने का मौका मिला, बहुत खुशी हुई। थैंक्स अ लॉट सर। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद।